यूरिक एसिड के भी बड़े मसाइल हैं, गॉट के बड़े मसाइल हैं लोगों को, तो क्या सर्दी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है या कंडीशन उसकी नॉर्मल ही होती है और दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है? सर यूरिक एसिड जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे फेस्टिव सीजन हैं जिनमें बढ़ता है। सर्दियों में तो यूरिक एसिड बढ़ता है जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल उनमें नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन चीज़ का नहीं पता कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनके यूज़ से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। सो अभी न्यू ईयर और क्रिसमस पे काफ़ी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। उसके अलावा रमज़ान में यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी ये जो समोसे हैं और दही बड़े, इनके यूज़ से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जब हमारे पास बड़ी ईद आती है तो उसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर आप देखें तो यूजली पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, माशरे में ये कॉमन है कि हम एक टाइम गोश्त खाते हैं, लेकिन वो जो पूरा महीना गुजरता है बड़ी ईद के बाद, उसमें 3 टाइम गोश्त पक रहा होता है। ठीक है। और लोग बड़ा गोश्त भी ज़्यादा खाते हैं और हर अफ्तारी पे भी डबल सामान होता है। हाँ, अफ्तारी पे भी डबल सामान होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यूरिक एसिड सिर्फ गोश्त प्रोटीन वाली डाइट से नहीं बढ़ता, वो ज़्यादा शुगरी चीज़ों से भी बढ़ता है। जितनी भी आप बेकरी आइटम्स लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, मीठा लेते हैं, कोल्ड लोगों ड्रिंक, को इस सोडा चीज़ का नहीं पता। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पूरा साल गोश्त ही नहीं खाता या खाती, फिर भी मेरा यूरिक एसिड हाई रहता है। तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करें। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं करना कि गोश्त बिल्कुल बंद कर दें। चिकन खा सकते हैं, एग वाइट्स खा सकते हैं, उससे यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो ये लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि एक तो सर्दियों वाला हमने बात कर ली, दूसरा ये होता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे जोड़ों के दर्द का सूरज की रोशनी से भी कोई लिंक है, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है कि सूरज की धूप हड्डियों को बेहतर बनाती है? बिल्कुल सर, ये यूजली वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्वेयर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो जब वो खुद को धूप लगवाते हैं तो स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस होती है, यानी विटामिन डी बनती है। सो जब विटामिन डी बनेगी तो उनके अंदर जो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हद तक कवर होती है, और उनके ओवरऑल जिस्म की दर्दें बेहतर होती हैं, पट्टों के खिंचाव बेहतर होते हैं। इस वजह से वो उसको रिलेट कर देते हैं, बट उसके पीछे एक्चुअल रीज़न ये है। और हाँ, वो काफ़ी हद तक इस मामले में एक्यूरेट हैं लोग। ठीक है। अच्छा सर, लोगों में ना 2 चीज़ों की बड़ी कन्फ्यूजन होती है। नंबर 1, वो कहते हैं जोड़ सूजा हुआ हो तो उसको हीट देना शुरू कर देते हैं, अगर दर्द हो तो उसको कोल्ड आइस करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों की रियलिटी क्या है? अच्छा, मैं तो लोगों को रिकमेंड करूंगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया कि अगर तो जोड़ की सोजिश है तो प्लीज़ किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, क्योंकि जब सोजिश हो तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर उसका दूसरे जोड़ के मुकाबले में कम है, सेम है या ज़्यादा है। हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जोड़ का इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। सो अगर तो ये चीज़ है, ये बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसको वो अगर लिंगर ऑन करेंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर जोड़ इतना ख़राब हो जाता है कि बाद में उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होती। कई जोड़ की सोजिश ऐसी होती है जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जमा होने की वजह से होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है। सो जब भी कभी जोड़ की सोजिश हो चोट के बगैर तो हमेशा डॉक्टर को दिखाएं, और अगर चोट के साथ जोड़ की सोजिश है तो यूजली वहाँ पे ब्लड जमा होता है या पट्टे की चोट होती है। हर सूरत में आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना ही है, क्योंकि कभी भी नॉर्मल नहीं होती। ठीक होगा सर। सर्दियों के मौसम के अंदर बरसात में या किसी भी ऐसे ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों में हड्डियों की क्या इमरजेंसी हो सकती है? हड्डियों की काफ़ी इमरजेंसीज हो सकती हैं। लाइक अगर हम बरसात की बात करें तो बरसात में फिसलन काफ़ी होती है, लोगों को फ्रैक्चर्स होते हैं। सर्दियों के अंदर लोग अपनी पुरानी दर्दों के साथ हमारे पास आते हैं, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं, वैरायटी आती है पेशेंट्स की हमारे पास। ठीक हो गया। सर्दियों में आप ये समझते हैं कि अगर अपने जोड़ों को बचाना है तो एक तो वाटर इनटेक बढ़ाना है, बिल्कुल, और फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। और तो पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि नानियाँ दादियों ने हॉट वाटर बोतल रखी होती थी अपनी रज़ाइयों में। तो हॉट वाटर बोतल का इस्तेमाल करें जहाँ कहीं आपको पट्टों का खिंचाव या आपको जोड़ों की सोजिश महसूस हो। जो पुराने इस तरह के हमारे मरीज़ हैं, नीम गर्म तौलिया की टकोर कर सकते हैं। हाँ, जो एथलीट्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है जिम में ट्रेनिंग करते हुए या किसी स्पोर्ट्स या किसी एक्सरसाइज के दौरान, तो अपने पास मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं, डीप फ्रीज़ के नाम से मुख्तलिफ़ स्प्रे आते हैं, तो डीप फ्रीज स्प्रे करें, ठीक है। और अगर जो है उन्होंने एक्सरसाइज कर ली है, इसमें डीप हीट और डीप फ्रीज 2 टाइप के मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनियों ने स्प्रे बनाए हुए हैं।
जब आप डीप फ्रीज पे यूज़ करते हैं तो आप उस जोड़ और पट्टे को सुला देते हैं, जब आप ठीक। डीप हीट यूज़ करते हैं आप उसे जगा देते हैं। सो मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर इनिशियल उन्हें कोई इंजरी हुई है या सोजन हुई है तो पहले कुछ दिन के लिए डीप फ्रीज यूज़ करें, ठीक है, ये दोनों जेल टाइम। होगी, स्प्रे होगा? ये जेल भी होते हैं, स्प्रे भी होते हैं, क्रीम्स भी होती हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑल्टरनेट करें, यानी कि एक टाइम पे डीप फ्रीज, एक टाइम पे डीप हीट, यानी एक टाइम पे पट्टों को सुला दें, एक टाइम पे जगा दें, और उसके बाद आपने खाली डीप हीट यूज़ करना है, यानी अब आपने उसे जगाए रखना है। ठीक है। सो इस तरह आपने चलना है। लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं, कभी वो सोजन हो तो फ़ौरन डीप हीट लगा लेते हैं जिससे वो सोजन ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। सो ये एक हाउस होल्ड रेमेडी है जो सबको पता होनी चाहिए। इसके लिए खाली जस्ट ये नहीं है कि फ़ौरन आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भागें, लेकिन ये जो इनिशियल फर्स्ट एड आप कर रहे हैं उसके बाद डेफिनेटली आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को लाजमी दिखाएं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे ही आपने ये बात तो कर दी, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि अगर कुछ लोग जिनको जॉइंट के पेन रहता है वो अगर शावर लेना चाहें तो वो गर्म पानी से लें, ठंडे से लें, या नॉर्मल पानी से लें? अच्छा, इस तरह के जो मरीज़ हैं इनके लिए सबसे बेस्ट शावर होता है नीम गर्म पानी। उसका टब में नीम गर्म पानी हो और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि वो ज़्यादा देर के लिए नीम गर्म रहे। और इनको जो है ना हॉट वाटर बाथ थेरेपी इनके लिए अच्छी होती है, यानी उस टब के अंदर वो लेट के नहाएं, ठीक है, ताकि उनके पट्टे जो हैं वो खुलें और उनके ये काफ़ी मसले मसाइल हल हों। तो ये जो है ना थेरेपी वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा बात वहीं पे आ जाती है कि दोबारा से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें। ऐसे पेशेंट्स सर्दियों में और ज़्यादा बिस्तरों में घुस जाते हैं तो उनके इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये उनके लिए बेहतर रिकमेंडेशन। ठीक सर, अगर जॉइंट पेन वाला पेशेंट अगर एक एक 2-2 हफ्ते नहीं नहाता तो क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पट्टों की सोजिश ज़्यादा हो जाएगी, अकड़न ज़्यादा हो जाएगी सर्दियों में, और फिर जो पेशेंट्स नहाने से घबरा रहे हैं वो डेफिनेटली उनका चलना फिरना भी कम होगा। ठीक तो है। ये चीज़ें उनको ज़्यादा तंग करेगी। तो अगर वो डेली हॉट वाटर, एक्चुअली तो नीम गर्म पानी है जिससे उन्हें शावर लेना है, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और उनके काफ़ी इश्यूज़ सॉल्व रहेंगे इससे। सर, हमने देखा है कि सर्दियों में जो हमारी माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों बेटों के लिए वो डिफरेंट किस्म के सीड्स और डिफरेंट किस्म के ऑयल और डिफरेंट किस्म के देसी घी के पंजीरियाँ, फक्कियाँ, पिन्नियाँ बनाती हैं। क्या वो जोड़ों को मजबूत करने में उनका कोई किरदार है? अच्छा, अगर तो हमने ऑयल्स की बात करनी है तो जो जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल, वो सबसे बेहतर होता है जोड़ों के लिए। ठीक है। जिन पेशेंट्स को, जो फॉलिज के पेशेंट हैं, उन्हें हम रिकमेंड करते हैं और वो हमारी एलोपैथी की बुक्स में मेंशन है, उसके ऊपर रिसर्च ट्रायल्स हुए हैं। सो वो हाईली ऑलिव ऑयल बेनिफिशियल खाना है। भी, लगाना भी? ऑलिव ऑयल खाना भी अच्छा है, हमारे जितने पैगंबर हैं उनकी सुन्नत है, और लगाना भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जी कुछ ऑयल्स हैं स्पेसिफिक जिनके मिक्सचर से काफ़ी इशू सॉल्व हो जाते हैं, बट डेफिनेटली वो फिर मेरी डोमेन से बाहर है, लेकिन जो कंसर्न्ड उनके स्पेशलिस्ट हैं वो उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ ऑयल एग्जिस्ट करते हैं जो जोड़ों की और पट्टों की पेन जो हैं वो उसकी जो फीलिंग है एक्चुअली उसको कम करते हैं। वो एक्चुअली जो पीछे अंडरलाइंग पैथोलॉजी बीमारी है उसको ठीक नहीं करते, लेकिन जो उसकी आपको फील आ रही है एक तरह का, वो पेन किलर का रोल अदा करता है।